Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो रहा है और सेकंड पेपर का पहला टॉपिक है अंतर क्षेत्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पहले बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। ठीक है, प्रतिष्ठित जो भी अर्थशास्त्री थे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और आंतरिक व्यापारों को भिन्न भिन्न जातियाँ मानी थी। ठीक है, तो रियल में अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होता है। इसके विपरीत, ठीक है, मतलब एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, तथा आंतरिक व्यापार वह व्यापार है जो एक देश के अंतर रहने वालों के बीच किया जाता है, मतलब जो एक देश के अंतर राज्यों के बीच किया जाएगा, ठीक है, या व्यक्तियों के बीच किया जाएगा वो अंतर क्षेत्रीय हुआ। और जो देश के बाहर दो देशों के बीच हुआ वो क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी एक देश की सीमा के पार जाते हैं तब वो अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा। ठीक है, और इस मतलब ज़्यादा ना समझते हो, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन दोनों में असमानताएं क्या है, ठीक, और समानताएं क्या है। ठीक है, तो पहले हम समानताएं देख लेते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं होती है। ठीक है, तो पहली समानता देखिए क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। चाहे व्यापार अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर क्षेत्रीय हो, ठीक है, चाहे दो राष्ट्रों के बीच किया जाए, जो देशों के बीच किया जाए, या दो राज्यों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच किया जाए, तो दोनों में वस्तुओं और सेवाओं का ही आदान प्रदान होगा। ठीक है, मतलब वस्तुएं और सेवाओं के माध्यम से ही मतलब व्यापार होगा। ठीक है, ये तो उनकी पहली समानता होगी। दूसरी समानता होगी ऐच्छिक सौदा, मतलब व्यापार हमेशा ऐच्छिक ही होता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, सरकार चाहे तो कुछ व्यापार का निषेध भी कर सकती है और प्रतिबंध भी लगा सकती है, और सरकार चाहे तो दो देशों के बीच भी प्रतिबंध लगा सकती है, सरकार चाहे तो दो राज्यों के बीच भी प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, तो ये ऐच्छिक सौदा भी हो गया, मतलब दोनों लोगों की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि व्यापार करना चाहते हैं या नहीं। नंबर 3 हो गया दो पक्ष। अब चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या राष्ट्रीय व्यापार हो, दोनों में दो पक्षों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये दो व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग राष्ट्रों में रहने वाले होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय व्यापार में क्या होगा, दो राज्य भी हो सकते हैं और दो राज्यों में रहने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में दोनों पक्षों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा चौथा समानता है इसकी विशिष्टीकरण। ठीक है, अब आपको पता है कि एक देश का उत्पादन दूसरे उत्पादन से विशिष्ट होगा, तभी दूसरा देश उस देश से कुछ चीज़ें का आयात करेगा, और जिस देश में जो चीज़ की प्रचुरता होती है वो उसका निर्यात करता है और जिसकी कमी होती है उसका आयात किया जाता है। ठीक है, तो ये विशिष्टीकरण के ऊपर होता है। व्यापार जो है वो निश्चित किसके ऊपर होता है? विशिष्टीकरण। तो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या राष्ट्रीय व्यापार, दोनों में विशिष्टीकरण का महत्व है। ठीक है, अगला है हमारा लागत। तो आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का उद्देश्य कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना है, मतलब वस्तु उत्पादित हो सकती है एक जगह पे लेकिन उसकी लागत ज़्यादा लगेगी, तो हम वहाँ से आयात करना चाहेंगे जहाँ उसका मूल्य शून्य है, या कह सकते हैं वहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो हम वहाँ से आयात कर लेंगे। ठीक है, तो लागत के हिसाब से वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है दोनों में ही। ठीक है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या राष्ट्रीय व्यापार, दोनों पक्षों का लाभ, मतलब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय करो या राष्ट्रीय करो, दोनों में लाभ की आशंका से ही किया जाता है व्यापार। ठीक है, अगला क्या है, सामाजिक व राजनीतिक संबंध। अब आपको पता है कि जब दो राज्यों के बीच व्यापार होगा या दो राष्ट्रों के बीच व्यापार होगा, जब दो राज्यों के बीच होगा तो राज्यों के बीच संबंध सुधरेंगे, जो देशों के बीच होगा तो देशों के बीच संबंध सुधरेगा। ठीक है, जब वो व्यापार करते हैं तो एक दूसरे के सामाजिक सांस्कृतिक संबंध बनते हैं और आपस में अपना उनका जो भी है एक अच्छा संबंध बनता है। ठीक है, तो क्या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इसलिए ओहलिन के अनुसार, ओहलिन ने क्या क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक विशिष्ट रूप मात्र है। उनका कहने का मतलब ये कुछ अलग नहीं है, इसी का विस्तृत रूप है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ, ये किसी भी तरीके से आ सकता है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें, अंतर क्षेत्रीय या आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में असमानता है, एक तो ये आपका हो रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्न पद विशेषताएं, मतलब अलग अलग जो विशेषताएं उस रूप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या ये इस जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत क्यों है, तो उसके पक्ष में तर्क भी आप कह सकते हो। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक सिद्धांत क्यों उत्पादन किया गया है। ठीक है,
मतलब एक तो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अलग सिद्धांत है, तो उसके पक्ष में तर्क दीजिए, तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांत क्यों दिया गया है, तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। ये 4 मैंने आपको बता दिए, इन चारों का आंसर एक ही होगा, ठीक है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या करा, अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक सभी विवेदक विशेषताएं बताई हैं। विवेदक का मतलब अलग अलग, ठीक है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं, जिनके आधार पर प्रत्यक्ष सिद्धांत का प्रतिपादन का अनुभव हुआ। और ये प्रमुख विवेदक विशेषताएं निम्नलिखित है। अभी हमने समानता पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ेंगे, असमानता, एक तरीके से साधारण लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, साधनों की गतिशीलता का अभाव, ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता का प्रमुख कारण ये है कि उत्पादन के साधन एक देश से जब दूसरे देश जाने की अपेक्षा एक ही देश में मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए आसानी होती है, लेकिन एक देश से जब दूसरे देश में जाता है कोई भी साधन, जैसे कि यातायात का कोई भी साधन हुआ जिससे व्यापार किया जा रहा है, तो उसमें परेशानियां आ जाती हैं, ठीक है। जबकि एक देश में ऐसी ऐसी परेशानियां उत्पन्न नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी भाषा, कभी मतलब बहुत सारे मतलब बाउंडेशन होते हैं एक देश से दूसरे वीज़ा, आप जानते हो दूसरे देश में जाने के लिए कितनी जरूरत होती है। तो मतलब वही साधनों की गतिशीलता क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हो गया प्रथम अंतर। दूसरा क्या है, भिन्न भिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ। अब जो नीति भारत में लागू होगी वो जरूरी नहीं कि अमेरिका में भी लागू हो, ठीक है। तो इस तरीके से हर राज्य, हर देश की अपनी अपनी नीति होती है, तो उन नीतियों के कारण व्यापार क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन एक देश में व्यापार करने के लिए उन नीतियों का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पूरे देश में एक ही नीति लागू होती है, ठीक है। अब ये टॉपिक के सारे से आपको डिस्क्रिप्शन देते जाऊंगी, ठीक है। अब अगला है इसमें बाजारों की पृथकता। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच क्या होती है, बहुत दूरी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रीति रिवाज, परंपरा, आदत, बोलचाल, कुछ भी कह सकते हो, माप तोल, बिक्री की शर्त, सभी में अंतर पाया जाता है, ठीक है। और यातायात के आप साधन तीव्र भी कर लो, फिर भी उन बाजारों में माल बेचने और खरीदने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग देशों की बाजारें हुई, जबकि एक राष्ट्र में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। अगला क्या है, विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो बहुत राजनीतिक प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। कभी कभी राष्ट्रवाद की वजह से कुछ नीतियाँ जो होती हैं वो लागू नहीं हो पाती हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो एक देश से दूसरे देश में करने में राजनीतिक इकाइयाँ हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन एक देश के अंदर करेंगे तो वो कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ। अब कभी कभी जब देश अलग अलग होंगे तो राजनीतिक इकाइयाँ पृथक पृथक होने के कारण कानून भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक देश की सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ भी अलग अलग होंगी, ठीक है, कानून भी अलग होंगे, सामाजिक रीतियाँ भी अलग होंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, व्यापार में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत अलग रखा गया है और राष्ट्रीय व्यापार का अलग रखा गया है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। अब अगला लेते हैं व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण। अब आपको पता है कि एक देश का विनिमय नियंत्रण अलग होता है, दूसरे देश का अलग होता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय नियंत्रण अलग होता है। देश के आंतरिक नियंत्रण में इतना नियंत्रण नहीं होता है जितना कि एक देश से दूसरे देश में आयात और निर्यात पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। तो वो सब प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अगला है हमारा मुद्रा प्रणाली में भिन्नता, ठीक है। अब आपको पता है हर देश की मुद्रा अलग होती है, जैसे भारत की रुपया है, कहीं की डॉलर है, कहीं की येन है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हमारे देश में उसका मूल्य कितना है और दूसरे देश में जाकर उसका मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत अलग रखा गया है, ठीक है। ये सारे पक्ष में तर्क बता रही हूँ मैं, या आप इसे विभिन्नता भी समझ सकते हो, ठीक है। अगला है मौद्रिक संस्थाओं में अंतर। अब आपको पता है जैसे हमारे देश की बैंक और दूसरे देश की बैंक दोनों में अंतर होगा, तो ये मौद्रिक संस्थाएं हुई, ठीक है, जहाँ से हमको पैसे का लेन देन प्राप्त करना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा कि जब हम व्यापार करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें, उनकी संस्थाओं के अकॉर्डिंग हमें व्यापार करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एक देश के अंदर जब हम व्यापार करेंगे तो इसमें एक देश की एक ही नीति होती है, ठीक है। एक पूरे देश में आरबीआई की एक ही नीति लागू होगी, ठीक है। बैंकों में भी एक ही नीति, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगला क्या है, परिवहन की समस्या में अंतर। अब परिवहन तो सबसे बड़ा अंतर है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश में परिवहन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहीं पर स्थल सीमा है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे बाई एयरपोर्ट ही जा सकते हो, कहीं पे आप बाई सी पोर्ट ही जा सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। यातायात के साधनों में माल ले जाने में लाने में बहुत दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, अब आप समझ चुकी होंगी, ठीक है। अगला क्या है, भुगतान की समस्या। भुगतान की समस्या का मतलब है कि एक देश में अगर है कोई मतलब पैसे, मतलब कोई भी लेन देन है भुगतान का, तो आप उसमें दूसरे देश में भुगतान की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं,
ठीक है। उस देश में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या मतलब उस देश के जो जो नीति होगी उसी हिसाब से भुगतान किया जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, व्यापार की शर्तें। अब व्यापार की शर्तें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तें बहुत जल्दी परिवर्तित होती हैं, ठीक है, जबकि आंतरिक व्यापार में एक बार में एक नीति लागू हो जाने के बाद बहुत दिनों तक वही नीति रहती है। जब दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो संबंध स्थापित हो जाता है उनके बीच, ठीक है। प्रतिनिधि मंडल, जो भी व्यापार निधि मंडल होता है, वो आपस में एक दूसरे के देशों में जाकर उनकी क्या करते हैं, संस्कृति को अपनाते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और आपस में एक घनिष्ठ संबंध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। जैसे भारत में अगर कोई आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में, ठीक है, तो हमारे देश की संस्कृति उसके नज़र में आती है। जैसे हम दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहाँ की संस्कृति को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वारा जब राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को समझने लगते हैं और युद्ध के जो भी कारण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, और अच्छे संबंध हो जाते हैं और देश में आपसी सहायता की भावना जागृत हो जाती है, ठीक है, जिससे विश्व में क्या हो जाती है, शांति की स्थापना हो जाती है, ठीक है। अब वैसे ये हानियाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको इनको थोड़ा हल्का सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, ठीक है। कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे कि पहली हानि है, इसमें हम समझ सकते हैं कि खनिज पदार्थों की समाप्ति। जैसे अगर विदेशी अंतर्राष्ट्रीय जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्टार्ट हो जाता है तो जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं सबका खनन हो जाता है और धीरे धीरे सब समाप्ति की ओर चले जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। कभी कभी विदेशी प्रतियोगिता का इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है कि हम विदेशों के हिसाब से उत्पादन करने लग जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्या है, देश का एकांकी विकास। अब इससे क्या होता है कि देश का एक ही क्षेत्र में विकास होता है कि हमेशा वो प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में ही रह जाता है, ठीक है, वैसा सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय देश। कभी कभी युद्ध के लिए कभी कभी बाजारों के लिए आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, आयात निर्यात से, तो वो देश भी उत्पन्न हो जाते हैं। वैसे अगला क्या है, राजनीतिक दास्ता। कभी कभी क्या होता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हम किसी की दास्ता भी अगर हमें अपना जो भी उत्पाद है वो हमको भेजना है, ठीक है, किसी देश में, तो हम उसकी दास्ता भी उसकी उसकी कुछ शर्तें भी मान लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है, छठा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कई देश क्या है आपस में निर्यात करने के लिए रिश्वत वगैरह देते हैं, तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा। और बुरे सांस्कृतिक प्रभाव। इससे अगला क्या है कि बुरे कभी कभी हमारे देश अच्छा होता है लेकिन वो दूसरी की संस्कृति में जाके वहाँ की संस्कृति अपनाने लग जाता है, ठीक है, ये बुरा प्रभाव हुआ। ये थे हमारी हानियाँ। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में था, ठीक है। इससे अगला टॉपिक होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ या महत्व। लाभ और महत्व एक ही चीज़ होगी इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से हमें क्या लाभ होंगे या उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो लाभ है या महत्व, ये दो टॉपिक हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक, ठीक है। तो पहले हम आर्थिक लाभ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला इसमें टॉपिक है श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक श्रम विभाजन के कारण कुल विश्व का उत्पादन अधिकतम किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनमें उसे अधिकतम योग्यता एवं कुशलता प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की अनुकूलतम दशाएं प्राप्त हो जाती हैं और उत्पादन अधिकतम हो जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में वही चीज़ उत्पादन की जाएगी जहाँ पर उसकी अधिकतम हो या फिर जहाँ पे उसका अच्छे से उत्पादन हो सके, ठीक है, ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यही महत्व है कि जहाँ पे जो चीज़ विशिष्ट होती है वहाँ पे ज़्यादा पैदावार होती है और उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, औद्योगिकरण को बढ़ावा, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। आपको पता ही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो किसी देश में अगर कोई चीज़ पैदा हो रही है तब उसे पता लगेगा कि ये चीज़ विदेश तक जा रही है, तो वो इसे अच्छे से करेंगे, पैदावार और अच्छे से हो सकती है। जैसे कोई कच्चा माल है, ठीक है, उसको आप समझ सकते हो। औद्योगिकरण के लिए जब किसी देश के पास कोई वस्तु जैसे कच्चा माल आदि का अभाव होता है तो वो विदेशों से क्या करता है, आपूर्ति करके और अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ा लेता है, ठीक है। पहले जिस चीज़ का उद्योग नहीं लग पा रहा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण, वो उद्योग सुचारू रूप से चल पाता है। अगला क्या है, उत्पादन विधि में सुधार। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या होता है
कि अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन की अवस्था में विदेशी प्रतियोगिता, जब विदेशों में कोई माल जाता है, ठीक है, कोई वस्तु हमारी उत्पाद जाता है, तो वहाँ की बाजार की जो मतलब प्रतियोगिता है उसकी वजह से हमारी जो उत्पादन विधियां उनमें सुधार आएगा और हमारी जो कुशलता है वो निखर के आती है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाकर उसके उत्पादन में हमेशा सुधार आता है। ठीक है, क्योंकि उससे किससे प्रतियोगिता करनी है? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। अगला क्या है? उपभोक्ताओं की को वस्तुओं का सस्ती कीमत पर मिलना। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, कभी कभी कुछ चीजें हमारे देश में वही चीज बहुत महंगी मिलती है, लेकिन विदेशी व्यापार द्वारा उपभोक्ताओं को वो चीजें सस्ती मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके देश में वो चीज प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है ऐसी। ठीक है, वह वस्तु अन्य देशों में सस्ती कीमत पर, या हमारे देश में कोई वस्तु का हमारे देश में मूल्य नहीं है, लेकिन वो वस्तु दूसरे देशों में बहुमूल्य है, तो हमारे देश से वो वस्तु निर्यात की जा सकती है। ठीक है, तो ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ है। अगला क्या है? प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि जो भी हमारे देश के, किसी भी देश के प्राकृतिक साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग पूर्ण रूप से हो जाता है, क्योंकि कभी कभी देश के अंतर्गत उस पूरे प्राकृतिक संसाधन जो भी है उसका प्रचुर मात्रा में विदोहन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं कर सकता देश, आपूर्ति नहीं होती। तो जब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसका प्रयोग होने लगता है तो वो पूरी तरीके से उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्या है? संकट काल में सहायता। अब जब बाढ़, अकाल, महामारी जैसे संकट आते हैं तो उस समय क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसके व्यापारिक संबंध भी बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पर वस्तुओं को आयात करके हम अपने देश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है। ठीक है, अगला क्या है? एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। अब कभी कभी क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, कोई देश में जैसे हमारे यहाँ कोई चीज़ पैदा होती है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, तो उस पर एकाधिकार था हमारे देश का, लेकिन जब हम दूसरे देशों से भी आयात करने लग जाते हैं तो वहाँ एकाधिकार क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्योंकि हम उसका आयात भी करने लग जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से। और ये क्या है कि अगला क्या है? कीमतों में समानता की प्रवृत्ति। अब जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई चीज़ बिकती है तो उसमें क्या होता है, हर देश में उस वस्तु की कीमत क्या होती है? समान होती है, क्योंकि प्रत्येक देश में उसकी कीमत का प्रत्येक देश को पता होता है। ठीक है, व्यापार की वजह से। ये तो हो गए हमारे आर्थिक लाभ। ठीक है, अगला है हमारा गैर आर्थिक लाभ या महत्व, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है,